नमस्कार, स्वदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आज शो की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की खबर के साथ, क्योंकि करीब 5 महीने के बाद निफ्टी आज एक बार फिर 18,000 के पार बंद हुआ है। निफ्टी 134 अंक चढ़कर 18,070 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 450 अंकों की तेजी देखी। लगातार 4 दिनों की तेजी में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल निफ्टी दिखा चुका है। सभी सेक्टर इंडेक्स में हमने आज तेजी देखी। फाइनेंशियल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा रौनक थी। दिन भर बाजार में और किस तरह का हाल चाल रहा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट के लिए 18,000 जश्न मनाने का दिन था और आज करीब 5 महीने के बाद यानी कि अप्रैल के बाद आज आपको क्या उसको सस्टेन भी किया, उसको रोका भी। आज आप देख रहे होंगे सेंसेक्स भी करीब 60,500 के ऊपर आके क्लोज देके गया और बैंक निफ्टी ने 40,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर आप इंडिया विक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो विक्स करीब 1.5-2% टूटा और वो 17 की रेंज में है, यानी कि अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है कि 100-150 पॉइंट कम से कम अभी निफ्टी और भी चल सकता है, क्योंकि जब तक 16-25 नहीं आता। खैर, इसके बीच बीच में आपको मैं फटाफट से बताता हूँ आज बाजार में किसने हेल्प की। जो ना केवल 18,000 आज टिक गया, बल्कि आज हमने डेज हाई पे ऑलमोस्ट आपके क्लोजिंग भी दी है। उसमें था बजाज फिनसर्व, इसने काफ़ी हेल्प की है। हालांकि आज ये एक्स स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, लेकिन उसके बाद आप इसके प्राइस देख पा रहे हैं रीएडजस्टमेंट के बाद के वो करीब 4% ऊपर था। टाटा कंज्यूमर आज काफ़ी अच्छा चला। आज ब्रिटानिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। आज था इंडसइंड बैंक का दिन, आज भारतीय एयरटेल का दिन था और सबसे लास्ट में बोलूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज मार्केट की काफ़ी हेल्प की है आज इस 18,000 को बचाने में, क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज चला तो सही, भले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 2600 के ऊपर आके इसने क्लोज किया है। आते निफ्टी को किसने आज परेशान किया? आज निफ्टी, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स, ये सभी शेयर ऐसे थे जहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। सिप्ला, टीसीएस, बीपीसीएल, ये कुछ एक ऐसे और शेयर्स निकल के आए जहाँ पर आज परसेंटेज करीब आधे % के आसपास का नुकसान था और ये सभी शेयर्स लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। आज का दिन क्योंकि 18,000 के जश्न का दिन, साथ में कई ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपने साल का हाई भी लगाया। और निफ्टी के अगर बड़े काउंटर्स की बात बोले तो भारतीय एयरटेल आज साल के हाई पे पहुंचा, आईटीसी साल के हाई पे पहुंचा, आज अदानी पोर्ट्स के अंदर साल का हाई लगा, 52 वीक हाई लगा। इसके अलावा एसबीआई, जिसके मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी आज का साल का हाई लगा। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पर आज 52 वीक हाई लगा है। अब आता हूँ मैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर। तो मिड कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो चावल से जुड़ी हुई 2 कंपनी है, एलटी फूड्स एंड केआरबीएल, दोनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। खासकर केआरबीएल आज 13% ऊपर जाके बंद हुआ। इसके अलावा पॉलिसी बाजार, जिसको हम पीबी फिनटेक कहते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको आते हुए दिखा। टाटा इन्वेस्टमेंट, ये होल्डिंग कंपनी वाला जो अब 2 दिन पहले हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि काफ़ी सारी कंपनीज डिस्काउंट पे चलेगी तो एक कैचअप रैली आएगी, तो वो आया है टाटा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ये बैक टू बैक सेकंड डे है जब टाटा इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग 10% से ऊपर हो रही है। इसके अलावा अल कार्गो भी आज काफ़ी अच्छा चला मिड कैप श्रेणी के अंदर। मिड कैप श्रेणी में कौन से शेयर्स टूटे हैं? वो है विजय डायग्नोस्टिक का शेयर। आज लाल पैथ लैब को हालांकि रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिर भी विजय डायग्नोस्टिक आज शेयर ये टूट गया। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एलगी इक्विपमेंट के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है और साथ ही साथ केई इंटरनेशनल की जो कंपनी है, जो कि तार से जुड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर भी आज हमको मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। अब बिल्कुल लास्ट में चलते चलते मिड कैप श्रेणी के अंदर साल का उच्चतम स्तर किन कंपनीज ने आज टेस्ट किया, उसमें केआरबीएल था, एल कार्गो था, टाटा इन्वेस्टमेंट्स था, साथ ही जेबी केमिकल्स, जेबी जिसको अब जेबी फार्मा बोलते हैं, वो शेयर भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ और साथ ही एसआरएफ, ये शेयर का केमिकल से जुड़ा हुआ है, काफ़ी तेज़ मोमेंटम था, ये शेयर भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब हुआ। तो कुल मिला के 18,000 ना केवल आज पाया बल्कि टिकाया और आज पूरा दिन हमने 18,000 का जश्न मनाया। और आज से पहले 4 अप्रैल को निफ्टी ने 18,000 का सफर तय किया था और आज निफ्टी एक बार फिर 18,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ है। पिछले 18,000 से इस 18,000 का सफर कैसा रहा है, कहां सबसे ज्यादा तेजी दिखी है, डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, अब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद जो है निफ्टी जो है 18,000 के लेवल्स को टच की है और अगर लाइफ टाइम हाई लेवल से बात करें तो इंट्राडे बेसिस पे लगभग 3% अभी भी दूर है और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो 2.5% दूर है। अब जो गेनर्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अगर जून 17 लोज की बात करें तो वहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है, 55% ऊपर है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, ग्रासिम, ये चारों स्टॉक्स में भी 39 to 42% का ग्रोथ देखने मिला है।
है। अब अगर हम लोग 4 अप्रैल से ले, जो लास्ट टाइम 18,000 लेवल्स टच की थी निफ्टी, वहाँ से देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑटो के नाम आ रहे हैं, स्पेशली M&M, आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे 25 to 56% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। ITC और कोल इंडिया भी जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहे हैं। अब वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे FY22 में जो EPS था ऑलमोस्ट 864 रुपीज़ था, अब वो बढ़ के जो है अगले 2 साल में एक्सपेक्टेड है कि 1094 रुपीज़ आ जाए। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़ी कूल ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी जो है 20.5 टाइम्स जो है पी रेशियो चल रही है निफ्टी की वैल्यूएशन, और अगले 2 साल में अनुमान है कि वो ऑलमोस्ट 16.4 टाइम्स हो जाएगा। जीरोधा और ट्रू बीकन के को फाउंडर निखिल कामत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। उन्होंने कहा कि ये बाजार में मुनाफा वसूली का सही समय है। किसी को नहीं पता रहता है नॉर्मली कि मार्केट में आगे जाके क्या होगा। इफ आई कैन गिव एन ओपिनियन, मेरे ख्याल में लगता है कि मार्केट्स आर फेयरली एक्सपेंसिव वेयर दे सिट टुडे। अगर आप GDP नंबर्स देखें या इन्फ्लेशन देखें, या द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एंड दूसरी जगहों में इतना पेन है, तो आज हम कौन से लेवल पे हैं एट 18,000, आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव एंड यहाँ पे अगर स्टेबल भी हो जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ये नहीं बोल पाऊंगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिटेल द मार्केट विल गो अप। तो मेरे ख्याल से जो लोग बहुत सारे गेन्स पे बैठे हैं, क्योंकि वी हैव सीन अ वन वे रैली सिंस द पैंडेमिक ड्रॉप व्हिच हैपेंड टू 8,000 लास्ट ईयर, I think people should be cautious, people should take some profit, people should pare down some risk, और मेरे ख्याल में लगता है कि ये अच्छा टाइम है वो सब करने के लिए। जो मेरे ख्याल में there is a very big opportunity there, और I'm very optimistic। आज के दिन में ऐसा मेरे ख्याल से कोई सेक्टर नहीं है। The churning, I'm guessing, will continue as markets get more volatile. We have seen a little bit of volatility come in पिछले 1-2 महीने में, and when that happens, churning is bound to go up. But अगर मैं, even if I were to compare, say, market cap to GDP as a ratio, we're in the top quadrant. हम markets are so cyclical कि every 2 साल 3 साल 5 साल में there are dips and there are peaks. I would say we are closer to the peak today than we are to the dip. टाटा स्टील के MD और CEO टीवी नरेंद्र ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि स्टील की कीमतें आगे भी उसमें उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्टील के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी निवेश बढ़ाएगी। Steel prices went up in March and April. It went up because coal prices went to $600, $650, and steel prices were following that. Steel prices started dropping because coal price started dropping. So irrespective of export duty, steel prices will move up and down depending on what happens in the international markets. So while it has given us some comfort for the last few months, I don't think it will give us permanent comfort. If globally steel prices go up by $200, steel prices will go up in India also. So I think we should be plugged into what's happening in the international markets. It's a cyclical business. It goes up and down, and the steel industry has been the biggest as far as private sector investment is concerned. So I think we should encourage the steel sector to invest more and build more capacity. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडिया इंक से नाखुश हैं। माइंड कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब देश में FDIs, FPIs और रिटेल निवेशक ग्रोथ पर भरोसा दिखा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट निवेश को लेकर किस तरह से अड़चनों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। I'm hearing a lot more companies who are moving out of China, wanting to come because they find the policies a lot more attractive, not just the PLI, but overall the ecosystem is now far more facilitative of such companies coming out to locate themselves in India. That is one of the things. The second, I think, no policy can be the end to itself. It's not as if we've given a solution and that's the end of the story. It keeps evolving as we go on. So that applies even to those industries which are coming into the sunrise sector, for which we've given the policy support through an incentive. But if it's not sort of impertinent to say this now,
I equally would want to know from the Indian industry what is it that they are hesitant about even further. Since 2019, when I've taken charge of the finance ministry, I've been hearing, though the industry doesn't think it's conducive. All right, bring the rate down. All right, tax rate was brought down. And I keep defending industry, private sector, where even provocatively people have asked, what would you want to tell the private sector? We will do everything to get industry coming and investing here. Give PLI, we've given PLI. I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? When countries and industries abroad think this is the place to be in now, at this time, FDIs are coming, FPIs are coming, it's all, the stock market is so confident, the Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman? You don't believe in your own capacity, in your own strength. And has there got to be somebody, standing next and say, hey, you're Hanuman, do it. सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबोज का कहना है कि कॉर्पोरेट ग्राहकों तक सही सुविधाएं पहुंचाकर बेहतर देश निर्माण का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने पारदर्शिता से बाजार पर भरोसा बढ़ने की बात भी कही है। Sitting in our air-conditioned offices in BKC, we are not doing nation building. The nation building is being done on the ground by the corporates who are building businesses, producing products, delivering services to the consumer, exporting, and that is what is creating wealth for the nation. In this context of building trust, the single most important tool for SEBI is transparency. We are a disclosure-based regime. That is again at the base of almost everything we do, because our belief is that the business should be free to do what it does, but in order to ensure that there is trust, what is required is 100% transparency in what is happening. So growth, development is based on trust, and trust is based on transparency, is the single most important mantra for SEBI. And going forward, this is something that we will continue to reinforce at every single stage. 3 महीने बाद अगस्त में महंगाई में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि मासिक आधार पर खाने पीने की महंगाई में कमी आएगी। Due to the base effect, and I think because of market reading the sowing data as something that is signaling a future shortage, which is probably misplaced. So in that sense, I feel that there is scope for the month-on-month spike to come down. Okay, so rupee is being managed in a manner that reflects the fundamentals, and RBI is making sure that whatever direction the rupee is moving in line with the market trends is just gradual and doesn't impose burdens either on the importers or on the exporters. And but you mentioned that the rupee is not being defended, but your reserves are down to nearly 2 years. Right. Yeah, but that is to be expected when you have a current account or a trade deficit, and global risk aversion prevents capital flows from coming in. Naturally, that is what the reserves are meant for. भारत की महंगाई के बाद बात करते हैं अब अमेरिकी रिटेल महंगाई दर की। वहां पर भी हालात मुश्किल बने हुए हैं। अनुमान के उलट अमेरिका में अगस्त रिटेल महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है। आंकड़ों में अगस्त महीने की यूएस सीपीआई की दर 0.1% के इजाफे के साथ 8.3% हो गई है। इन आंकड़ों का असर यूएस फेड की होने वाली बैठक में दिख सकता है। महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए फेड एक बार फिर ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। हालांकि फेड की बैठक अगले हफ्ते होनी है, लेकिन अमेरिकी बाजार पर इसका असर आज ही नजर आने लगा है। आंकड़े आने लगे हैं जिसके बाद अमेरिका के बाजार जो है वो 2 से 2.5% नीचे खुले हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित से एक्सक्लूसिव बातचीत में रेल मंत्री ने ये जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम पर खुशी जताई है। ये जो इंस्पेक्शन आप कर रही हैं और अभी आपने बुलेट ट्रेन का इंस्पेक्शन किया,
क्या प्रोग्रेस आपने देखा और किस तरीके का आश्वासन यहाँ पर देना चाहेंगे जनता को कि कब तक हम उसमें सफर कर पाएंगे या हम देख पाएंगे उसको पूरा होते हुए? बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। जैसा आपने देखा करीब करीब 80 किलोमीटर से अधिक के पिलर्स बन चुके हैं और अब बहुत तेजी से ऊपर जो वायाडक्ट होता है ना, जिसके ऊपर ट्रैक लगाया जाएगा, वो वायाडक्ट लग रहा है। सब सारे के सारे स्टेशन पे तेजी से काम चल रहा है। जो साबरमती का जो अभी अपने मल्टी मॉडल हब देखा, इसमें कन्वेंशनल रेलवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो और बीआरटी, ये चारों के चारों मोड एक साथ इंटीग्रेट होकर उसको डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छा डिजाइन है। अभी आपने देखा एक से दूसरे मोड में सीमलेसली जा सके वैसी सुविधा है। और दूसरी बात, पूरे साबरमती एरिया के लिए ये एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है और एक नई यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मीडियम बनता है। इसके अलावा एक जो पेच था या जो दिक्कत थी, क्योंकि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट में अटका हुआ था मामला, अब वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसका लाभ आपको मिलेगा, और अगर मिलता है तो उसको आप किस तरीके से प्रोग्रेस होता हुआ देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पर्सनली इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ रिव्यू किया है और जितने भी उसमें क्लियरेंसेस चाहिए थे हमें, बीकेसी में जो ज़मीन चाहिए, जहाँ पे पहला जैसे यहाँ साबरमती है वैसे ही बीकेसी में दूसरा हब बनेगा, तो बीकेसी में जो हब बनेगा उसकी ज़मीन देना, और जो पूरा कंप्लीट अलाइनमेंट महाराष्ट्र का अलाइनमेंट है उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए जो क्लियरेंस देनी थी वो क्लियरेंस दे दी है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है। अब समुद्र के नीचे की जो टनल बननी है, उस टनल के दोनों तरफ जहाँ से एंट्री होती है, एडिट कहते हैं जिसको, उन दोनों एडिट्स की परमिशन भी बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो तुरंत उसका टेंडर करेंगे तो काम बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। और अब बात करते हैं महंगी दवाइयों से मिलने वाली राहत की। सरकार ने आवश्यक दवाइयों की नई लिस्ट जारी की है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM में 27 कैटेगरीज में 384 दवाइयों को शामिल किया गया है। इसमें कई एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर और वैक्सीन शामिल हैं। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 को रिलीज करा है। इस लिस्ट में अब कुल मिला के 384 दवाइयां हैं और इस बार की लिस्ट में अगर देखा जाए तो 34 नई दवाइयों को ऐड करा है और इसी लिस्ट में से 26 पुरानी दवाइयों को हटाया भी गया है। और इस बार की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इस लिस्ट को 27 अलग अलग थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो कुल मिला के अगर देखें तो सरकार का आज इस लिस्ट को रिलीज करते हुए यही कहना था कि ये जो लिस्ट में दवाइयाँ इंक्लूडेड हैं, इसके पीछे पूरा एक जो सरकार का प्रयास है वो ये है कि अफोर्डेबल मेडिसिन दी जाएं और एक बारी इस लिस्ट में जितनी भी मेडिसिन हैं वो हर तबके का आदमी खरीद पाए, इसलिए इस लिस्ट को सरकार ने निकाला है। और कुछ मेडिसिन का एडिशन भी हुआ है और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उन मेडिसिन को उस लिस्ट से हटा दिया गया है। कमर्शियल माइनिंग के मकसद से कोयला मंत्रालय ने आज से 8 कमर्शियल कोयला खदानों की ई नीलामी की शुरुआत की है। कल 2 और खदानों की ई नीलामी की जाएगी। इस खबर की पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। मंत्रालय ने कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शन के तहत आज 10 कोल माइंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें से 5 कोल माइंस ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली एक्सप्लोर्ड हैं, 3 कोल माइंस ऐसे हैं जो कि पार्शियली एक्सप्लोर्ड हैं। अगर आप टोटल रिजर्व्स की बात करिए इन 8 कोल माइंस में, तो इनकी क्षमता है करीब 2157 मिलियन टन। तो जाहिर तौर पे अगर इन कोल माइन से प्रोडक्शन की शुरुआत होती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और तेज़ी आएगी। इसके अलावा 2 कोल माइंस ऐसे हैं जिनके लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया कल शुरू होगी, इसको कल अंजाम दिया जाएगा। आज जिन कोल माइंस पे ई ऑक्शन की प्रक्रिया हुई उसमें जिन कंपनियों ने हाईएस्ट क्लोजिंग बिड सबमिट किया उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो उसमें कुछ कंपनियां जो शामिल हैं, मध्य भारत मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसने सुरसा कोल ब्लॉक के लिए हाईएस्ट बोली लगाई है। इसके अलावा गंगा रमचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है जिसने बसंतपुर माइंस के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इसने बंदा नॉर्थ कोल माइंस के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने जीतपुर कोल माइंस के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसने पहले राउंड में यानी कि 10 में से 8 कोल ब्लॉक के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। 2 कोल ब्लॉक के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया कल शुरू होगी।
गुजरात में वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है। दोनों ने गुजरात सरकार के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास का प्लांट लगाने के लिए करार पर दस्तखत किए हैं। इन प्लांट्स पर 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि ये प्लांट 2 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गुजरात अभी तक बहुत कई क्षेत्रों में आगे था, आज इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी सबसे आगे पहल कर रहा है। करीब 1,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सारी बैंकें साथ में लगी हुई हैं, गवर्नमेंट भी साथ में लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे अब ज़मीन और ये हम मिल जाए, उसका काम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और करके इसको 2 साल में फर्स्ट प्रोडक्शन हम निकाल लें, ये हमारी तमन्ना है। आगे ईश्वर की इच्छा है कैसे काम आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे कि ग्लास और सेमीकंडक्टर दोनों का प्रोडक्शन आए। सरकार ने मंत्रालयों को कैपेक्स में तेजी लाने और विनिवेश के अटके मामलों की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने को कहा है। इस खबर पर और डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करें। मंत्रालयों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो प्रोजेक्शन के हिसाब से हो, टारगेट के हिसाब से हो, ताकि सालाना आधार पर अलग अलग मंत्रालयों के लिए जो टारगेट फिक्स किए गए हैं उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों को, विभागों को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि अलग अलग विभागों में जो सरकारी नौकरियां हैं उसकी भर्ती के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत की जाए। प्रधानमंत्री ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है और साथ ही साथ एक कैलेंडर जो है उसको भी नोटिफाई किया जाए। तो एक तरीके से इस पर सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों को और विभागों को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि अक्टूबर महीने में एक स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की जाए ताकि जो पेंडिंग वर्क हैं उसको समय पर पूरा किया जाए। साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि जिन कंपनियों का क्लोजर होना है उसको बंद करना है या फिर उसका विनिवेश करना है, उन कंपनियों की समीक्षा की जाए कि अभी तक उसमें कितना प्रोग्रेस है और अगर इस टारगेट को समय पर पूरा नहीं किया जा सका है तो इसके पीछे की क्या वजह रही हैं, इसके बारे में भी जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी ने मांगी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जवाबदेही तय की जाए कि आखिर किन वजहों से और किसकी वजह से टारगेट समय पर विनिवेश के जो टारगेट है या फिर जो वाइंडिंग या क्लोजर का जो टारगेट है उसको पूरा नहीं किया जा सका है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक्शन प्लान तैयार किया जाए जो कि टाइम फ्रेम के अंदर में हो ताकि जो विनिवेश का टारगेट हो और क्लोजर का जो टारगेट है कंपनीज का उसको समय पर पूरा किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये निर्देश उन कंपनियों के लिए दी गई है जिसको कि कैबिनेट से या सीसीए से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट ने करीब 23 कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दी है जिसमें बीईएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, कॉनकोर जैसी जो कंपनियां हैं वो शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। लेटेस्ट घटना तेलंगाना के सिकंदराबाद की है जहां कल रात ई बाइक शोरूम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शोरूम में लगी आग ऊपर बने 4 मंजिला होटल तक पहुंच गई जहां हादसे के वक्त 24 लोग मौजूद थे। आग और धुआं 8 जिंदगियों पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर शोक जताया है। पीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद देने का ऐलान भी किया है। Maximum casualties are there in the first and second floor, about 6 of them. The remaining have managed to jump out of the windows or were rescued by locals who went in along with our inspector Anjaneyulu. Others locals also went into the building. They dared to go in and rescue quite a few of them. Then the fire tender and the fire ladders also rescued a few others. So as of now, the remaining are in treatment in various hospitals. The news is that they are safe and out of danger. फाड़ा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने इस साल फेस्टिवल सीजन में डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद जताई है। सिंघानिया ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑटो इंडस्ट्री के सामने नई चुनौतियां भी आई हैं। इन चुनौतियों से इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं को मिलकर निपटना
निपटना होगा। ऑटो सेक्टर के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए फाडा, सियाम और एक्मा का एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें ऑटो सेक्टर को आ रही समस्याओं और एक मॉडल डीलर एग्रीमेंट तैयार करने पर चर्चा की गई। मेरे सहयोगी दानिश आनंद ने फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया से खास बातचीत की। आज आपका 4th ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव है और आज आप जब अपना स्पीच आप दे रहे थे स्टेज पे, तो आपने कहा कि FADA, साइम और एक्मा जो 3 मेन बॉडीज़ हैं ऑटो इंडस्ट्री की बैकबोन है, उनके बीच में एक सिनर्जी होनी चाहिए। तो सर उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करके बताइए, किस तरह की सिनर्जी आप देखते हैं इन तीनों बॉडीज़ के बीच में? देखिए, हम लोग तीनों जो हैं ऑटो इंडस्ट्री के पिलर्स हैं और कोई भी प्रॉब्लम को अटेंड करने की जगह मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों बॉडीज़ जो हैं एक साथ बैठ के एक टेबल में रेगुलर डिस्कस करें कि कोई भी प्रॉब्लम ना बन जाए, उसको एंटिसिपेट करें और उसको प्रॉब्लम ना बनने दें। और साथ ही साथ अभी ऑटो इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक हो गई है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, BS4, BS6, 6 एयर बैग्स, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, तो ये सब चीज़ में वो भी अफेक्टेड रहते हैं। एक्मा के लोग जो हैं वो भी अफेक्टेड रहेंगे, उनके मेंबर्स, और हम भी अफेक्टेड रहेंगे। तो साथ में एक विजन बना के हम चलेंगे। अगर सोच साथ रहेगी, 3 लोगों का, 3 वर्टिकल्स का या 3 पिलर्स का दिमाग अगर साथ में चलेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा उभर के आएगा। हमारी आज वही थीम है, सक्सेस थ्रू सिनर्जी बनाना चाहिए तीनों में, और आग बुझाने का काम नहीं करना है। अपने को विजन स्टेटमेंट एक बना के चलना चाहिए ताकि तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में वर्क करके आगे ले जा सके ऑटो इंडस्ट्री को। बिजली बिल के फर्जीवाड़े को लेकर ईटी नाउ स्वदेश एक मुहिम चला रहा है, स्कैम 440। हमारे खास शो में हमने ऑनलाइन फ्रॉड के फर्जीवाड़े को लाइव पर्दाफाश किया। वहीं हमारी इस मुहिम का असर भी हुआ और मुंबई साइबर क्राइम इस खबर के बाद अब एक्शन के मूड में है। आखिर कैसे कसेगा इन अपराधियों पर शिकंजा, इसको लेकर मेरी सहयोगी कविता थपलियाल ने बात की मुंबई साइबर क्राइम DCP हेमराज सिंह राजपूत से। स्कैम 440 ईटी नाउ स्वदेश की ये मुहिम, जहां पर हम रखते हैं आपके पैसों का ख्याल, आपके पैसों के पहरेदार बनकर। जी हाँ, इस मुहिम के ज़रिए हम बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड जो है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और किस तरह से इस फ्रॉड को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, किस तरह से लोगों को सचेत रहना है, जागरूक रहना है। इस पूरी मुहिम पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ DCP मुंबई साइबर क्राइम हेमराज सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और इस मुहिम में, जहां पर हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड से बचा जाए। मुझे बताएं कि अब तक तो कई सारी शिकायतें आपके पास आई होंगी, लोगों को किस तरह से ये फ्रॉड से बचना चाहिए, कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फ्रॉडस्टर्स जो माइंड गेम खेलते हैं, ये माइंड गेम समझना ये सबसे बड़ी इसमें बात होगी। तो फ्रॉडस्टर्स आपको फ़ोन कॉल से या फिर मैसेज से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके आपके साइकोलॉजी के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो आप बस रिएक्ट करते हो। तो रिएक्शन जो आता है वो एक्शन के ऊपर से होता है। तो एक्शन तो पहले ही फ्रॉडस्टर ले चुका होता है, तो जिसको जो चाहिए वो रिस्पॉन्ड आप करना शुरू कर देते हो। तो रिस्पॉन्ड में क्या होता है, आपको OTP पूछेगा, आपके डिटेल्स पूछेगा, तो आप बस रिएक्शन में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, तो कोई भी सिचुएशन में आपको अगर पूछा जाए, बताया जाए, आपको मैसेज भेजा जाए, बस शांति से पहले उसको देखो, पढ़ो, परखो कि ये सच में हो सकता है या ये होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो नहीं होती है तो हम रिएक्ट क्यों करना है? तो रिएक्ट नहीं करना है तो बिल्कुल हम इससे बच सकते हैं। तो कोई भी फ्रॉड हो, फ्रॉडस्टर जब आपकी साइकोलॉजी से खिलवाड़ करना शुरू करता है तो बचिए, उसको रिएक्ट मत कीजिए, इमीडिएटली कॉल मत कीजिए, उसको आप वो जो मांग रहा है वो देना बंद कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। बिल्कुल। अब ये जो फ्रॉड्स हैं हेमराज जी, ये इतनी तादाद में बढ़ रहे हैं और लोगों के मन में एक आम सवाल यही है कि हमारे पैसे हमें कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाके शिकायत करनी चाहिए, और इतने लोगों के पैसे गए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें तो पैसे मिले ही नहीं है शिकायत करने के बावजूद भी। तो इस पर किस तरह से आप एकजुट होकर काम कर रहे हैं? मुंबई पुलिस पिछले मई महीने से हमने एक डायल 1930 करके एक हेल्पलाइन है,
वो डेडिकेटेड हेल्पलाइन है साइबर रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उस फ्रॉड्स के लिए रिपोर्टिंग वहाँ पे होती है। ओके। तो मुंबई में सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक ये जो हेल्पलाइन ये चलती है। तो अब तक मुंबई सिटी साइबर क्राइम ने ऐसे 7,500 से ज़्यादा कॉल्स अटेंड किए हैं और ये कॉल से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी फ्रॉड होता है उसके ऊपर काम करते हुए अब तक के 28 लाख से ज़्यादा की अमाउंट हम फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट्स में अब तक फ्रीज करवा चुके हैं। अच्छा। तो ये तो बात होगी हमारे तरफ से। सही बात है। तो इसके बाद में जो विक्टिम है, विक्टिम कंसर्न पुलिस स्टेशन और अगर उसमें ऑफेंस रजिस्टर है तो कंसर्न कोर्ट की मदद से वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के तहत हम ये प्रॉपर्टी, ये जो फ्रीज्ड अमाउंट है, ये भी विक्टिम को वापस दिलाते हैं। तो ये एश्योरेंस में लोगों को देना चाहता हूँ कि आप या तो 10 से 6 के बीच में जो 1930 हेल्पलाइन है, ये हेल्पलाइन के ऊपर आप पूरे आपके फ्रॉड रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो डिटेल्स लेके आप कॉल कीजिए, या फिर एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है। अच्छा। जिस पोर्टल के ऊपर आप ये पूरी डिटेल्स भर सकते हो। वो जो हेल्पलाइन के ऊपर से काम होता है वही काम इस रिपोर्टिंग पोर्टल से भी होता है। तो बेसिकली जो भी फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल हो या फिर कोई अलग साइबर क्राइम हो, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर इन सुविधाओं का लाभ निश्चित उठाना चाहिए और ये एक साइबर क्राइम आपको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट करने की भी कोई टाइमिंग होती है? ऐसा नहीं है कि आपके साथ आज फ्रॉड हुआ और आप कल रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी क्राइम में एक गोल्डन आवर करके एक कंसेप्ट होता है, तो साइबर क्राइम में भी वही कंसेप्ट है। आपका पैसा, आपका फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स लेके आपको रिपोर्ट करवाना है। क्योंकि बहुत बार फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि एक अकाउंट में आपको पैसा डालने के लिए बोलेंगे और इमीडिएटली दूसरे 2-3 अकाउंट में घुमा के वो कैसे विड्रॉ करा लेंगे। तो ये जो टाइम उनको मिलता है, वो टाइम अगर उनको नहीं देना है तो आप 1 घंटे के अंदर ही आपका साइबर क्राइम इमीडिएटली सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स लेके आपको रिपोर्ट करवाना है। बैंकों की तरफ से किसी भी तरह का सपोर्ट या किसी भी तरह आप उनके साथ क्लोजली मिलकर काम कर रहे हैं इस पर? जी, ये जो 1930 हो गया या फिर साइबर क्राइम का पोर्टल हो गया, ये पोर्टल इसमें सिस्टम ऐसे ही रखी गई है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, विक्टिम और बैंक्स इकट्ठा काम करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और विक्टिम का पैसा रुकाने के लिए जो भी उसमें काम हो सकता है वो सभी सुविधा उसमें रखी गई है। अच्छा, जिनके पैसे अभी तक गए हैं, देखिए उसमें एक तो कोई एज नहीं है, किसी भी एक स्पेसिफिक शहर पर स्थित नहीं है। ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं, हर उम्र के लोगों के साथ हो रहे हैं। लेकिन जो फ्रॉड कर रहे हैं, क्या वो कोई जगह खास पहचान पाई है कि ये एरिया के लोग ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ये जो कॉल्स आती हैं ये वेस्ट बंगाल या उस तरफ के एरिया की ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब भी आप कॉल भी करें ना उनके नंबर पर तो कहीं ना कहीं अलर्ट भी जो रेड फ्लैग के तौर पर देखा जा सकता है और आ जाता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। कई बार ये ब्लॉक हुए होते हैं ट्रू कॉलर्स पर। तो इसको लेके कोई जानकारी आप दे पाएंगे अभी? इसमें ये बात है कि साइबर क्राइम है, डिजिटल है, तो उसमें कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, काम कैसे हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है और उससे बचा कैसे जाए ये इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस कैंपेन सबसे इम्पोर्टेंट है। आज कोई एक तरतीब लेके वो आएंगे, कल कोई दूसरी बात होगी। तो इससे बचने के लिए तो आपको अपनी साइकोलॉजी से बिल्कुल हटना नहीं है, आपको उसको डिस्टर्ब होने नहीं देना है और उसको रिएक्ट नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में हम और कड़ाई वाले कदम की उम्मीद कर सकते हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल। रिसेंटली हमने ऑनलाइन लोन ऐप के बारे में लास्ट महीने में ही बहुत इम्पोर्टेंट केस जो है वो इन्वेस्टिगेट करके क्रैक भी किया है, काफ़ी अच्छी सफलता उसमें मिले भी है। तो वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट हेड्स। ओके। ET Now स्वदेश की इस मुहिम के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अच्छा है। जितना लोगों को आगाह किया जाए उतना अच्छा है। अवेयरनेस कैंपेन के लिए मैं ET Now स्वदेश को काफ़ी अच्छी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचना चाहिए कि क्या और कैसे बचे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड के लिए वाकई ब्रह्मास्त्र का काम कर दिया है। पहले कोरोना की मार और उसके बाद शुरू हुए बॉयकॉट कल्चर ने मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अयान मुखर्जी के निर्देशन में तैयार हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड पर लगे ग्रहण को हटाने का काम कर दिया है। दरअसल ब्रह्मास्त्र की रिलीज से हफ्ता भर पहले फिल्म को लेकर ऐसे नेगेटिव माहौल था कि सबको लगा ये फिल्म तो गई, लेकिन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के जादू ने ऐसा काम किया कि एडवांस बुकिंग में ही हर नए दिन के साथ आंकड़े चौंकाने लगे। अब बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन की कमाई से ब्रह्मास्त्र ने कई बड़े रिकॉर्ड बना डाले हैं। इस पूरे साल बॉक्स ऑफिस पर सूखे की मार झेल रहे बॉलीवुड के लिए अयान मुखर्जी की फिल्म बहार लेकर आई है। पहले 3 दिन में मिलाकर ब्रह्मास्त्र ने हिंदी में 112 करोड़, भारत में कुल 125 करोड़ और पूरी दुनिया में करीब 227 करोड़ रुपए कलेक्शन कर डाला है। सोशल मीडिया के बॉयकॉट ट्रेंड, नेगेटिव परसेप्शन और खराब रिव्यूज मिलने के बावजूद फिल्म के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जो हैं वो काफी शानदार रहे हैं। इस तूफानी कलेक्शन से ब्रह्मास्त्र ने क्या कुछ जो रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या बॉलीवुड के संकट के बादल छट गए हैं, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म से उबर कर लोग वापस थिएटर का रुख करने लगेंगे, क्या दिवाली से पहले इस मूवी की बम्पर कमाई ने आने वाली फिल्मों के लिए रास्ते साफ कर दिए हैं। कुछ ऐसे ही अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज, फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली साहब। मुर्तजा, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल जो मन में आता है कि आखिर ब्रह्मास्त्र ने ऐसा क्या अलग किया। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जब से कोविड का समय खत्म हुआ, लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, थिएटर्स खुले, कई फिल्में आई, लाल सिंह चड्ढा आई, उसके बाद और भी पॉपुलर कई फिल्में, लेकिन वो एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है वो हिट होने की तरफ बढ़ रही है। क्या आपको उस फिल्म में ऐसा स्पेशल दिखाई दिया? देखिए, मैं पहले भी बताता जा रहा हूँ कि बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बॉलीवुड का कंटेंट है वो लार्जर देन लाइफ नहीं है। अगर आप देखें, साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं, जितनी भी हमारे पास RRR का एग्जांपल है, हमारे पास KGF का एग्जांपल है, क्योंकि वो फिल्में हैं जो बनी ही बड़े पर्दे के लिए हैं। जबकि बॉलीवुड की जो फिल्में ज्यादातर फ्लॉप हो रही हैं वो फिल्में थी जिनको कि आप घर पे OTT पे भी देख सकते हैं, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, जब भी वो आए आप देख सकते हैं। पर ब्रह्मास्त्र वो एक ऐसी फिल्म है जहां पे विजुअल कंटेंट इतना हैवी है कि आपको वो बड़े पर्दे पर ही देखनी पड़ेगी। ट्रेलर से ही हमें पता चल चुका था और तभी मैंने भी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये फिल्म एक बड़ी हिट होने वाली है और ये फिल्म लोग बड़े पर्दे पर जाके देखेंगे। और बॉलीवुड का जो एक बैड फेस चल रहा था वो फाइनली मुझे लगता है कि अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड को समझना होगा कि अगर आप इस तरह की फिल्में बनाएंगे, लार्जर देन लाइफ बनाएंगे, बड़े पर्दे के लिए बनाएंगे, तभी ऑडियंस आएंगी। अगर आप वैसी फिल्म बनाएंगे जो अपने घर में देख सकते हैं तो अपने घर में देखेंगे, क्यों वो पैसा खर्च करके थिएटर आएंगे। क्योंकि आपको समझना होगा, आज OTT का जो बूम है वो तो है ही, साथ फाइनेंशियली भी हालत उतनी अच्छी नहीं है। 2 साल के पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, तो बड़े पर्दे लायक फिल्म होगी जो ब्रह्मास्त्र है तो लोग आएंगे और देखेंगे, और कमाल आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़े पर्दे लायक फिल्म बनानी चाहिए। यानी कि जो इस फिल्म की जो तारीफ की जा रही है वो ये कि इसके जो VFX है वो बहुत जोरदार है, काफी शानदार, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लार्जर देन लाइफ फील आता है जब आप थिएटर में जाते हैं। 4,500 CGI VFX फ्रेम्स हैं इसमें, जो कि एवेंजर से भी ज्यादा हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप का, इतनी ज्यादा VFX और इतना पावरफुल वे में उसको प्रेजेंट किया है। और विजन आप देखिए अयान मुखर्जी का, उसकी तारीफ करूंगा कि वो एक्स्ट्रा वर्स बना रहे हैं। वो एक फिल्म बना ही नहीं रहे, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि मैं एक एक्स्ट्रा वर्स बना रहा हूं, यानी कि एक दुनिया बना रहा हूं। एवेंजर्स की दुनिया हो सकती है, हैरी पॉटर की एक दुनिया हो सकती है, तो आज इंडिया में भी ये काबिलियत है कि हम अपनी एक्स्ट्रा वर्स बनाएं, और अयान मुखर्जी ने उसकी जबरदस्त शुरुआत करी। लेकिन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ मुर्तजा साहब, वहां पर जैसे हैरी पॉटर हुई या एवेंजर्स हुई, उनमें स्टोरी लाइन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि सिर्फ मैं एक शानदार सीन क्रिएट कर दूं एक शानदार VFX से, वो एक समय तक चलेगा। आपको इसका अंदाजा होगा, ये जो जुरासिक पार्क जो सीरीज आई थी, जुरासिक पार्क जब 1 आई तब जोरदार लोगों ने थिएटर में गए और गजब की पिक्चर थी, क्योंकि थिएटर में एक बड़ा डायनासोर देखने में मजा आता था। लेकिन उसके बाद जब सेकंड मूवी आई, थर्ड मूवी आई, उसकी तो स्टोरी लाइन वीक हो गई और वो पिक्चरें फ्लॉप होती चली गई। तो स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ? ये बहुत जरूर आपने जो बात करी है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है इस पे डिस्कशन करने की कि आई थिंक बहुत ही जबरदस्त इशू है ये कि स्टोरी का क्या महत्व है। और मुझे लगता है कि स्टोरी का महत्व, चाहे आज की बात करें, चाहे आज हम 5000 साल पहले ग्रीक थिएटर में जाके बात करें, स्टोरी हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और यही एसिड टेस्ट है अयान मुखर्जी का। आपको समझना होगा कि वो ये एक फिल्म लेके आए हैं और एक फिल्म में उन्होंने थोड़ा सा एक्स्टेब्लिश किया शिवा के कैरेक्टर को। अब उन्होंने सेकंड मूवी को सेटअप किया है
जो देव आने वाली है और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो स्टोरी है हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मुझे जहां तक समझ आ रहा है उनका विजन, वो ये स्टोरी आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी तरह से स्टैब्लिश होंगे। जो आपके लूज थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको छोटा छोटा सा जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, इनके पहले क्या हुआ था, इनके बाद क्या हुआ था, ये तभी हमें पता चलेगा जब हम बाकी 2 मूवीज देखेंगे। तो हाँ, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि अगर सिर्फ इसको हम अलग तौर से एक मूवी देखेंगे तो जरूर हमें लगा कि कहानी थोड़ी कमजोर है। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो एस्ट्रावर्स का विजन है उस हिसाब से और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से मूवी एंड होती है, आई वोंट से कि कटप्पा के बाहुबली टाइप की एंडिंग है मूवी की, पर बहुत इंटरेस्टिंग टीजर है कि जस्ट मूवी जब खत्म होती है क्रेडिट्स के बाद, वो नंबर 2 फिल्म यानी कि जो पार्ट 2 आने वाली है, देव, उसको अनाउंस कर देते हैं। तो देव का कैरेक्टर जो है वो हमें बैक स्टोरीज में लेके जाएगा, तो हमें धीरे धीरे और पता चलेगा कि शिवा क्या है, ईशा कौन है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ, स्टोरी विल ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जितना जल्दी ये हमारे बॉलीवुड के राइटर्स, फिल्म मेकर्स समझ जाएं, उतना उनके लिए अच्छा है। चीज़ जो और मन में आती है वो ये कि चूंकि पिछला कुछ समय बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा, कई फिल्में आई, फ्लॉप हुई, अब जब ब्रह्मास्त्र एक हिट की तरफ बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि अब जो आने वाली फिल्में होंगी, दिवाली का समय भी आ रहा है, छुट्टियों का सीजन भी शुरू होगा, अब जो बॉलीवुड की नई फिल्में आ रही हैं, जो लाइनअप हमें आगे दिख रहा है, लोग आगे बढ़ेंगे, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वी लुक फॉरवर्ड टू, कि अब हम जाएं वापस फिर से फिल्में देखना शुरू करें, फिर से थिएटर में बाहर आए? क्योंकि हम शेयर बाजार के लिहाज से भी हम चैनल पे फॉलो करते हैं, हमने देखा आईनॉक्स और पीवीआर के शेयर बहुत बढ़िया चले जब हमने देखा कि वाह, ब्रह्मास्त्र सुपर हिट होती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि आगे अब लोग फिर निकलेंगे बाहर, जाएंगे फिल्म देखने, थिएटर फिर से बाहर होगी थिएटर्स में? देखिए, सबसे अच्छी बात जो ब्रह्मास्त्र की सफलता से हुई है वो ये हुई है कि बॉयकॉट लॉबी की जो वो है ना, वो टाइम फिस हो गई, उसकी हवा निकल गई है। अभी हमें एक नेगेटिविटी का माहौल बन गया था, बॉलीवुड के अंदर जो लोग थे उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो चला गया था। इट्स लाइक विराट कोहली आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप सोचिए, विराट कोहली जो एट विल सेंचुरीज मारते हैं, अगर वो उनका लो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उनसे 1 रन भी नहीं बनता। तो वही हालत बॉलीवुड की हो गई थी कि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, और उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी आके बॉयकॉट करता था और बॉलीवुड डर जाता था। बॉलीवुड की मेकर्स की हिम्मत नहीं होती थी, रिलीजेस डिले हो जाती थी, स्क्रीन काउंट कम हो जाता था। तो आई थिंक वो पॉजिटिविटी मिली है, वो कॉन्फिडेंस मिला है। अब और फिल्म मेकर्स की हिम्मत होगी अपनी फिल्म रिलीज करने की, टाइम पर रिलीज करने की, और अब तो ये हमें पता चल चुका है कि सिर्फ बॉयकॉट लॉबी फिल्म को फ्लॉप नहीं कर सकती। अल्टीमेटली कंटेंट इज द डिसाइडर, कंटेंट इज द अल्टीमेट किंग। कंटेंट अच्छा होगा, ऑडियंस देखेगी, बॉयकॉट वगैरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंटेंट पे बॉलीवुड को फोकस करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिली है। तो अब जैसे राम सेतु फिल्म आने वाली है, जैसे विक्रम वेदा आने वाली है, तो आई थिंक वहां पे कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारे स्टार्स को, हमारे फिल्म मेकर्स को, और वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने विराट कोहली का आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि विराट कोहली के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बताइए मुर्तजा जी कि क्या आप मानते हैं कि ये फिल्म एक हिट है? क्योंकि एक फॉर्मूला जो फिल्म हिट है या नहीं है ये तय करने का ये होता है कि भाई मैंने जितने पैसे लगाए फिल्म में, मुझे पैसे मिले कि नहीं मिले। अब 450 करोड़ का आंकड़ा मुझे बताया गया है कि इस फिल्म को बनाने में खर्च हुए हैं 450 करोड़। अभी तक कमाई फिल्म ने की है वो करीब 225 करोड़ के आसपास की है। आपको लगता है कि ये फिल्म पैसा बना लेगी? क्या ये OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी? वहां कोई डील हुई है? कहाँ आएगी? कैसे मिलेंगे पैसे? क्या ये हिट, इस फिल्म को हिट माना जाए? देखिए, मेरा मानना है कि फिल्म ब्रेक इवन तो बहुत आसानी से कर लेगी, हिट भी मुझे लगता है हो जाएगी, लेकिन शायद ब्लॉकबस्टर पे अभी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी? हिट तक में मुझे लगता है कि हिट सुपर हिट के बीच में कहीं ये फिल्म मुझे दिख रही है अभी, लेकिन क्या ये ब्लॉकबस्टर बन पाएगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये जो अभी गोल्डन रन चल रहा है फिल्म का, ये कितने दिन जारी रहता है। और अभी मुझे एक क्लियर फील्ड दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई कंपटीशन होने वाला है, तो ये फिल्म करती रहेगी ठीक ठाक बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। लेकिन ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी, इसके लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन हाँ, ब्रेक इवन कर लेगी और प्रॉफिट्स भी कमा लेगी, क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस बिजनेस ही इतना अच्छा रहा है इंडिया में, इंटरनेशनली आप इतना ही ऐड कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप OTT, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स सब चीजें मिला दें, तो मैं देख रहा हूँ इस फिल्म को कि हाँ, ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। अच्छा, और ये भी समझना पड़ेगा, आयान मुखर्जी भी एक स्मार्ट फिल्म मेकर हैं। वो आइसोलेशन में नहीं बना रहे, वो एस्ट्रावर्स की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि वो 3 फिल्मों की कमाई पे उनकी नजर है, वो सिर्फ एक फिल्म की कमाई की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने, नजर उनकी 3 फिल्मों पर ही है, और यहाँ पर जो उन्होंने कम से कम जो शुरुआत की है वो काफी दमदार की है और लोगों को पसंद भी आ रही है। मैं आप चूंकि लोगों से बात करते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ आप प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से बात करते हैं, आप लोगों से भी बात करते होंगे। लोगों के जो रवैया है उसमें पिछले कुछ समय में क्या चेंज आया? मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने कई अच्छी फिल्में इंतजार किया और फिर जाकर OTT पे देखी।
मेरा कारण कुछ और हो सकता है, शायद मैं काम में व्यस्त हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं थिएटर में नहीं जा पाया। बट कई ऐसे लोगों से जब मेरी चर्चा होती है तब ये निकल के आता है कि हाँ ठीक है, ये फिल्म अच्छी है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, OTT पे देख लेते हैं। तो लोगों का जो रवैया है उसमें कितना बदलाव आया है? क्या लोग अब भी जाना चाहते हैं थिएटर? क्योंकि OTT एक बहुत बड़ा मीडियम आ गया है जहां पर मुझे सब कुछ देखने को मिल जाता है, नया कंटेंट तो मिलता ही है, और अगर मैं थोड़ा पेशेंस रहूं तो जो थिएटर में फिल्म लगी है वो भी देखने को मिल जाएगी। देखिए, मैं कल ही बैंगलोर से आ रहा हूँ, वहाँ पे साइमा अवार्ड्स हो रहे थे, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और मुझे पता चला कि बेसिक डिफरेंस जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में जो व्यूअर्स हैं वो अपने फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करते हैं, और भले ही OTT हो या कुछ भी हो, वो बिग स्क्रीन पे मूवीज जाके देखना पसंद करते हैं। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स भी अपनी ऑडियंसेस की इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और वो स्पेक्टेकल या लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं फिल्म को। तो दिक्कत हमारी इंडियन सिनेमा में क्या हो रही है कि जो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है, वहां पे ये मेंटेलिटी फर्क हो गई है कि हम जो बॉलीवुड वाले लोग हैं वो स्टार्स को 70 करोड़ रुपीस दे देते हैं 100 करोड़ की फिल्म में, तो 60 to 70% आपने एक स्टार को दे दिया, तो प्रोडक्शन वैल्यूज जो रहती हैं, VFX जो रहता है, उसके लिए बजट उतना बचता नहीं है। आप विक्रांत रोना देखिए, उसके अंदर VFX देखिए, एकदम वर्ल्ड क्लास VFX है। मैंने बात करी बहुत सारे लोगों से, मैंने कहा ये साउथ की फिल्मों की क्वालिटी अच्छी क्यों है, और साउथ की जो ये व्यूअर्स हैं ये OTT की जगह अभी भी थिएटर में जाके फिल्म देखना पसंद क्यों करते हैं? तो बात ये आ जाती है प्रोडक्शन क्वालिटी जो साउथ की फिल्म की है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि स्टार्स पैसे लेते हैं साउथ के भी, लेकिन वो जो मान लीजिए अगर 100 रुपए फिल्म के हैं तो 100 में सिर्फ 40 से 50 रुपए जो है वो स्टार लेता है, और 40 से 50 या 60 रुपए तक प्रोडक्शन पे रखा जाता है। बॉलीवुड में इसका उल्टा है। तो ये OTT से आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब फिल्मों की क्वालिटी ऐसी हो कि बड़े पर्दे पे देखने लायक हो, और फिल्मों की क्वालिटी बड़े पर्दे पे देखने के लायक तभी होगी जब एक बहुत बड़ा जो उसका बजट है फिल्म का वो आप उसकी VFX पे लगाएं, वो आप उसकी सिनेमेटोग्राफी पे लगाएं, वो आप उसके लुक एंड फील पे लगाएं। लेकिन अगर आमिर खान या फॉर दैट मैटर अक्षय कुमार साहब अगर 200 करोड़ की फिल्म में 150 करोड़ रुपए यही ले लेंगे, फिर बाकी क्या बचेगा? 50 करोड़ में क्या VFX लगाएंगे? मैंने हॉलीवुड की भी बहुत बड़े बड़े VFX आर्टिस्ट से बात करी है, और कमाल की बात क्या, उन्होंने मुझे ये बताया कि मुर्तजा हम लोग भी बैंगलोर से ही अपना CGI VFX करवाते हैं, वो NDA साइन करके पता नहीं चलता कि बैंगलोर से हुई, तो हम क्यों नहीं बैंगलोर से करवा पा रहे? क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो आर्टिस्ट तो बैंगलोर में ही बैठा हुआ है VFX का, जो हॉलीवुड का काम भी कर रहा है, क्या वो बॉलीवुड का नहीं करेगा? दिल लगा के करेगा, लेकिन बजट तो होना चाहिए ना आपके पास, बजट ही नहीं है आपके पास। तो आपने बिल्कुल सही कही, और ये कहानियां अब तो जगजाहिर है कि स्पाइडरमैन जैसी फिल्में भी जो हैं वो बम्बई में आके बनी हैं, क्योंकि कई सारे VFX आर्टिस्ट जो है वो यही बैठे हैं बम्बई में, बैंगलोर में, जैसा आप बता रहे हैं। तो ये माने कि इस बॉलीवुड को अगर अपने इस परेशानी से जो पिछले समय से हमने देखी है उससे निकलना है, तो वो जो स्टार वाला जो एंगल होता है उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक समय था जब सलमान खान की फिल्म आ रही है तो चर्चा ये नहीं होती थी कि फिल्म क्या आ रही है, फिल्म सलमान खान की आ रही है, फिल्म शाहरुख खान की आ रही है, और इसीलिए शायद बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो इतना पैसा लेते थे। अब वो समय बीत गया, अब फोकस कहीं और होना चाहिए। देखिए, आज कहानी स्टार है, आज कॉन्सेप्ट स्टार है, आज विजन स्टार है, आज लार्जर देन लाइफ जो विजुअल अपील है फिल्म की, नैरेटिव जो है वो स्टार है। जो ये सो कॉल्ड स्टार्स हैं, ये हैं अपनी जगह स्टार्स आज भी, नो डाउट। शाहरुख खान हैज अ सर्टेन मार्केट वैल्यू, नो डाउट। अक्षय कुमार हैज अ सर्टेन मार्केट वैल्यू, लेकिन इन लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि इनके स्टारडम तभी वर्क करेगा जब इनका कॉन्सेप्ट जो है वो भी स्टार है, जो इनकी स्टोरी है वो भी स्टार है, इनकी एग्जीक्यूशन भी स्टार है। तो अगर ये लोग इस बात को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे ऑडियंस को, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पिछले 2 साल में OTT पर ऑडियंस ने दुनिया का बेस्ट कंटेंट देखा है। उन्होंने मनी हाइस्ट देखा है, उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, उन्होंने हर तरह का स्क्विड गेम देखा है। तो आज आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते कि हाँ जी हम आपको ये परोस रहे हैं। वो स्मार्ट है ऑडियंस आज की। 2 साल में ऑडियंस की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, लेवल ऑफ एक्सपोजर है, वो बहुत बढ़ गया है। अब वो सिर्फ स्टार के चकाचौंध में नहीं आएगी। आप वहां पे भी हॉलीवुड में भी टॉम क्रूज स्टार हैं, लेकिन आप देखिए कॉन्सेप्ट्स वो कैसे लेके आते हैं। वो खुद चलते हुए प्लेन से जंप कर जाते हैं, वो खुद प्लेन उड़ाते हैं, वो लार्जर देन लाइफ फील लेके आते हैं। अगर वो लार्जर देन लाइफ फील लेके आएंगे तभी ऑडियंस सिनेमा हॉल में आएगी। और ये चीज शाहरुख खान को भी समझनी होगी, ये चीज अक्षय कुमार को भी समझनी होगी, हमारे सारे स्टार्स को समझनी होगी कि कॉन्सेप्ट इज द न्यू किंग नाउ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत आपने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कही कि यहाँ कॉन्सेप्ट इज द न्यू किंग, स्टोरी इज द न्यू किंग। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को उस पर फोकस करना होगा। आखिरी सवाल, दिवाली तक जो फिल्में आ रही हैं उसमें कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप देखने के लिए उत्सुक हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा ये फिल्म, इसका आप इंतजार कर रहे हैं, ये फिल्म आएगी सबसे पहले मैं देखूंगा? देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विक्रम वेदा को लेके, जो एक्चुअली रीमेक है। लेकिन जब मैंने उसका ट्रेलर देखा तो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन का जो एकदम राइवलरी चल रही है,
कॉप और जो एक विलन के बीच की बैड एंटिटी जो विलन है उसके बीच की जो वो एक तकरार है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो विक्रम वेदा को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऋतिक और सैफ दोनों ही लार्जर देन लाइफ परफॉर्मर्स हैं, वो गैलरी को अपील करते हैं, तो ये फिल्म तो बिग स्क्रीन पर ही देखने लायक है, आई एम श्योर ऑफ दैट। दूसरी राम सेतु को लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार जिस तरह से बीच में फिल्म्स कर रहे हैं और लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके काम को लेके, जबकि कठपुतली मुझे बहुत अच्छी लगी जो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। तो राम सेतु को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और भी काफी इंटरेस्टिंग फिल्म्स आने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड ने काफी सीखा है अपनी गलतियों से और हमारे फिल्म मेकर्स ने, हमारे एक्टर्स ने बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। तो मेरी होप्स बहुत हाई हैं कि जो ये एक तरह से दुनिया से कनेक्ट इनका खत्म हो गया था और ये अपनी दुनिया में रहने लगे थे और रियलिटी चेक की जो इनको जरूरत थी, ये जो लगातार फ्लॉप्स हुई हैं, जो बॉयकॉट कल्चर हमने देखा है, इससे वो इनको रियलिटी चेक मिला है। तो आई एम रियली होपफुल कि ये अब अपनी इस गलती से सुधरेंगे और आगे ये गलती नहीं करेंगे। तो ये सारी फिल्म जो भी आने वाली हैं, बड़ी फिल्म्स, छोटी फिल्म्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। और मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत खुशी मिली है कि फाइनली बॉलीवुड ने एक ब्रह्मास्त्र जैसी हिट दी है और बॉयकॉट लॉबी का जो कॉन्सेप्ट था उसको काफी हद तक लोगों को उसकी असलियत पता चल गई कि ये चलने वाला नहीं है बॉयकॉट वगैरह। फिल्म अच्छी होगी, फिल्म चलेगी, बॉयकॉट वगैरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दिस इज नॉट समथिंग दैट एक्चुअली हैज एनी इंपॉर्टेंस एज लॉन्ग एज फिल्म अच्छी हो। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। एज लॉन्ग एज फिल्म अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो और साथ ही साथ अब वीएफएक्स का जमाना है तो वीएफएक्स भी अच्छा हो। जब तक ये रहेगा तब तक बॉलीवुड भी तरक्की करेगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो फिल्में आने वाली हैं वो बढ़िया रहें, वहां पर बॉलीवुड जो है वो अच्छा काम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा जी, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कुछ राजनीति से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी सरकार का सियासी टकराव सड़कों पर संग्राम के तौर पर नजर आया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर को लेकर बीजेपी ने नब्बान यानी सचिवालय मार्च में जमकर घमासान हुआ। सचिवालय को 3 तरफ से घेरने की प्लानिंग थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के आंदोलन को इजाजत नहीं दी और सचिवालय के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगाई, जो कि जगहों पर हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। बंगाल के कई शहरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। लेकिन बीजेपी नेताओं का रुख कायम है और वो ममता सरकार पर जमकर हमले कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन को तोड़ने का कोशिश किया। ऐसा कोशिश पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं किया। ऐसा दमन नीति कोई सरकार नहीं अपनाया। जनतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा एजिटेशन था, उस एजिटेशन को जिस ढंग से इन लोगों ने हिंसात्मक बनाने का कोशिश किया, हम इसका निंदा करते हैं। और अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको 24 परगना जिले की, जहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही बस को रोक लिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 महीने रह गए, बीजेपी जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस दौरान केजरीवाल कांग्रेस पर भी हमलावर रहे। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, तो अब उनकी बात करना भी गलत है। बात करते हैं अब देश भर में चल रही सीबीआई की कार्रवाई की। दरअसल जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती के धांधली मामले में देश भर में करीब 33 जगहों पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत कई राज्यों में छापेमारी की है। बता दें कि इसी साल जम्मू कश्मीर में उप निरीक्षक की भर्ती की में धांधली हुई थी, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। वहीं मामले में एक कोचिंग सेंटर के मालिक, बीएसएफ के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी और जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों समेत 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
देश की सिलिकॉन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में बीते दिनों भारी बारिश से हुई तबाही का नगर निगम ने हल खोज लिया है और यूपी असम के बाद अब अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए बेंगलुरु में भी प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल शहर के सीवेज और जल निकासी सिस्टम के 700 जगहों पर अतिक्रमण के कारण बीते दिनों बेंगलुरु में बाढ़ के हालात बन गए थे, जिससे निपटने के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कई जगह बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इस मुद्दे पर बीबीएमपी का कहना है कि इस कार्रवाई में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।